हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महासागरीय जल की लवणीयता के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द सलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर। ये महासागर का एक अन्य भौतिक गुण है। हम तापमान के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लवणीयता और घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। लवणीयता जो है ये किस प्रकार मापी जाती है, किस तरह से दर्शाई जाती है। तो प्रति 1000 ग्राम जो महासागरीय जल होता है उसमें कितने पदार्थ हैं या कितने लवण घुले हुए हैं, उसकी मात्रा को ही लवणीयता कहा जाता है। और इसे दर्शाने के लिए इसकी जो यूनिट है इसे कहते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड, जो इस तरह से लिखी जाती है, पार्ट्स पर थाउजेंड। प्रति 1000 लवणों की मात्रा, प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में जो लवणों की मात्रा है उसे इस तरह से दर्शाया जाता है। प्रमुख लवण या मेजर जो सॉल्ट कंटेंट है जो पाया जाता है महासागरीय जल में, वो ये 7 मेजर सॉल्ट्स हैं जो ज़्यादातर ओशनिक वाटर में देखने को मिलते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये 7 मेजर लवण या सॉल्ट कंटेंट है ओशनिक वाटर में। ये सॉल्ट कंटेंट जो है मेजर सॉल्ट जो एलिमेंट्स होते हैं लवण तत्व उनसे बने हैं, और मेजर जो लवण तत्व हैं वो है क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट और ब्रोमाइन, बोरेट और स्ट्रोंटियम। अब अगर महासागरीय जल की बात करें तो उसमें ये लवणीयता आती कहाँ से है, क्या प्रमुख स्रोत है महासागरीय जल की लवणीयता का। तो सबसे प्रमुख स्रोत है महाद्वीपीय क्षेत्रों से आने वाली नदियां, जो अपने साथ काफी ज्यादा लवण बहुत अधिक मात्रा में प्रवाहित कर लाती हैं। तो सबसे प्रमुख जो महासागरीय जल में लवणता का स्रोत है वो है नदियां, या आप कह सकते हो स्थलीय भाग से आती है, स्थलीय भाग से आती है ये लवणीयता महासागर में। और किसके माध्यम से आती है स्थलीय भाग से? नदियों के माध्यम से स्थलीय भाग से महासागरीय क्षेत्रों में लवणीयता आती है। दूसरा एक माइनर सा जो सोर्स है, लघु कारक, लघु स्रोत, वो वॉल्केनिक ऐश माना जा सकता है या ज्वालामुखीय राख। महासागरीय क्षेत्रों में जब ज्वालामुखी उद्भव होता है उसके कारण भी कई बार ज्वालामुखी राख आदि के मिश्रित होने से भी थोड़ी बहुत लवणीयता बढ़ती है महासागरीय जल की। अब नदी जो वाटर लेकर आती है महासागरीय क्षेत्र में, नदी के जल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और नदी के जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा काफी कम होती है। पर यदि आप यहाँ प्रतिशत देखें, परसेंटेज, तो ओशनिक रीजन में महासागरीय जल में सबसे ज्यादा मात्रा होती है सोडियम क्लोराइड की, जबकि नदी जो लवणता का या महासागरीय जल की लवणीयता का सबसे प्रमुख स्रोत है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उसके जल में ज्यादा होती है। तो इतना अधिक कैल्शियम कार्बोनेट जो नदी सप्लाई करती है वो जाता कहाँ है? ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये महासागरीय जलीय जीव जो होते हैं वो अपने कवच आदि को निर्माण करने के लिए इस कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट सप्लाई होता है रिवर वाटर के थ्रू ओशनिक रीजन में, वो पूरा यूटिलाइज किया जाता है मरीन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। सो ये हो गए मेजर सोर्स और प्रमुख लवण। इनके अलावा अगर हम नियंत्रक कारकों को देखें, कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो कि प्रभावित करते हैं महासागरीय जल की लवणीयता को, उनमें सबसे बड़ा और प्रमुख कारक जो है वो है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। किसी भी क्षेत्र में अगर वाष्पीकरण ज्यादा होता है महासागरीय जल का, इवेपोरेशन अगर ज्यादा होता है ओशनिक वाटर का, तो ज्यादा वाष्पीकरण से महासागरीय जल की मात्रा कम हो जाती है और लवणता बढ़ जाती है। तो जिन क्षेत्रों में इवेपोरेशन या वाष्पीकरण अधिक होता है उन क्षेत्रों की लवणीयता, सलिनिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी वजह से विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है इक्वेटोरियल रीजन, वहां पे सलिनिटी हाईएस्ट नहीं देखने को मिलती है। इक्वेटोरियल रीजन के बजाय ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पर लवणीयता ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, परंतु वाष्पीकरण के साथ साथ वर्षा भी होती है। और ये जो STHPV वाला रीजन है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होता है बट उतनी मात्रा में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। इसीलिए वाष्पीकरण का सीधा संबंध है लवणीयता से। जितना ज्यादा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होगा उतनी ज्यादा सलिनिटी बढ़ेगी। दूसरा जो मेजर फैक्टर है जिसे हम प्रेसिपिटेशन
या रेनफॉल या वर्षा कहते हैं। वर्षा की मात्रा जिन क्षेत्रों में ज्यादा होती है वहां पर सलिनिटी लवणीयता काफी कम हो जाती है। रेन वाटर आकर जब ओशनिक वाटर में इंक्लूड होता है तो उससे वाटर में जो डिजॉल्व सॉल्ट है उसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द डिजॉल्व सॉल्ट्स या घुले हुए लवणों की तुलना में जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जहाँ ज़्यादा बारिश है वहाँ सैलिनिटी कम है। इसी वजह से इक्वेटोरियल रीजन में इवेपोरेशन तो होता है पर वाष्पीकरण से कहीं ज़्यादा होती है वर्षा। इसी वजह से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में लवणीयता इतनी अधिक नहीं होती है जितनी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाबपेटी क्षेत्र में होती है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षा तुलनात्मक रूप से कम होती है। तीसरा जो कारक है जिसे हम कह रहे हैं इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर या नदियों के जल का आगमन। जिन भी सागरीय क्षेत्रों में या महासागरीय क्षेत्रों में नदी का जल आकर महासागर में या सागर में गिरता है, नदी का जल होता है मीठा या जनरली फ्रेश वाटर होता है, और जहाँ पे भी रिवर वाटर की सप्लाई होती है वहाँ मीठा जल आकर महासागर के लवणीय जल में मिक्स हो जाता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है, लवणीयता कम हो जाती है जब मीठा जल आकर मिलता है लवणीय जल में। तो फ्रेश वाटर का नदी के माध्यम से आना और उसके आने की वजह से लवणीयता कम हो जाती। तो जिन भी क्षेत्रों में, जिन भी सागरों में, महासागरीय क्षेत्रों में नदियां आकर गिर रही हैं वहाँ की लवणीयता फ्रेश वाटर की वजह से कम हो जाती है। नदी का जो रिवर माउथ होता है या नदी जहाँ गिरती है वहाँ जनरली सैलिनिटी कम पाई जाती है। जिन भी क्षेत्रों में नदी का जल जो है वो ज्यादा मात्रा में गिरता है वहां पर लवणीयता कम हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया है कहाँ पर? ये यूरोप में बाल्टिक सागर के ऊपरी भाग में यहाँ पर स्थित है। बोथनिया की खाड़ी जिसे कहते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में बोथनिया की खाड़ी वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा मात्रा में नदियां आकर गिरती हैं, इसलिए बोथनिया की खाड़ी वाले क्षेत्र में लवणीयता कम पाई जाती है। यदि इवेपोरेशन वाष्पीकरण कम हो और नदियों का जल ज्यादा प्राप्त हो या इनपुट ऑफ वाटर ज्यादा हो, जल की मात्रा ज्यादा आकर गिर रही हो सागर में, तो सागर की लवणीयता सैलिनिटी कम होती है। जबकि यदि किसी सागर में वाष्पीकरण तो ज्यादा होता है पर इनपुट ऑफ वाटर, जल का जो आगमन है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, तो उस स्थिति में उस सागर की लवणीयता बढ़ जाएगी। जैसे इसमें आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र, वहां पे कुछ नदियां गिरती है बट वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए मेडिटेरेनियन सी में इनपुट ऑफ वाटर कम होने की वजह से सैलिनिटी ज्यादा पाई जाती है। तो नदी का जल कितनी ज्यादा मात्रा में आकर गिर रहा है महासागर में, उससे लवणीयता प्रभावित होती है। जितना जल आकर गिरेगा उतनी ज्यादा लवणीयता कम हो जाएगी। अब नदी के जल की जो मात्रा है वो सीजनली, ऋतु के आधार पर चेंज होती है। स्पेशली मॉनसून सीजन जब होता है, जब काफी ज्यादा वर्षा होती है, मॉनसून के टाइम पर नदियों के जल की मात्रा ज्यादा होती है। इसी वजह से मॉनसून के दौरान नदियों के मुख वाले क्षेत्र में लवणीयता महासागर की कम हो जाती है। अब जो चौथा कारण है, कारक जिसे हम कह रहे हैं आइस फॉर्मेशन एंड मेल्टिंग, बर्फ का जमना और पिघलना, इससे भी सैलिनिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और जो प्रभाव है वो है जब भी कहीं महासागरीय क्षेत्र में बर्फ जमती है तो फ्रीजिंग के समय या बर्फ जमने के समय फ्रेश वाटर जो है वही बर्फ के रूप में जमता है। तो जहाँ फ्रीजिंग हो रही है, बर्फ जम रही है, वहाँ का महासागरीय क्षेत्र जो है वहाँ से फ्रेश वाटर कन्वर्ट हो चुका है आइस में। इसका मतलब महासागरीय जल की लवणीयता थोड़ी बढ़ जाएगी। तो जहाँ बर्फ जमेगी, जमते समय लवणीयता बढ़ जाएगी क्योंकि फ्रेश वाटर स्नो में कन्वर्ट हो गया। और जहां पर स्नो मेल्ट होती है या आइस मेल्ट होती है, पिघलती है,
पिघलने के कारण क्या होगा, फ्रेश वाटर आकर ओशनिक वाटर में मिल जाएगा, इसीलिए सलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो महासागरीय क्षेत्र में बर्फ का जमना और पिघलना बहुत बड़े स्तर पर लवणीयता को प्रभावित करता है। खास तौर पर पोलर रीजन में जनरली सलिनिटी कम होती है, वो इसलिए क्योंकि वहां पे आइसबर्ग्स या जमी हुई बर्फ तो काफी ज्यादा मात्रा में है, पर वो निरंतर जब पिघलती है तो उसका फ्रेश वाटर आकर इंक्लूड हो जाता है ओशनिक वाटर में। इसी वजह से सलिनिटी जनरली पोलर रीजन की ध्रुवीय क्षेत्रों की कम होती है। अब इसके बाद सिक्स्थ फैक्टर जो है पवने। विंड्स को यदि हम देखें तो वही प्रचलित पवने, पछवा, पूर्वा, ये सब जो परमानेंट विंड्स है, इनका सीधा सलिनिटी पर इम्पैक्ट रहता है, प्रभाव रहता है। पूर्वा पवने जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए वे महासागरीय जल को प्रवाहित करके ले जाती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, और जल के साथ साथ लवण जो है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर चले जाते हैं। इसी वजह से इससे पहले वाला वीडियोज में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ जल प्रवाहित होके आता है पूर्व पवनों के कारण, जो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से आ रहा है, और यहाँ पे जल एकत्रित हो जाता है, काफी ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला रीजन जो है, यहाँ की सलिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये ट्रेड विंड्स वाला जोन है, व्यापारिक पवनों वाला क्षेत्र, जहाँ ये व्यापारिक पवने पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए लवणों को, सॉल्ट कंटेंट को ट्रांसफर कर देती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जहां वेस्टर्लीज चलती हैं, वेस्टर्लीज ट्रांसफर करती हैं सॉल्ट कंटेंट को या लवणों को पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस प्रकार लवणीयता पर पवनों का प्रभाव पड़ता है। पवने जो है लवणों को आगे लेकर जाती है, महासागरीय जल को भी बहाती है और लवणों को भी आगे अपने साथ लेकर जाती है। सेवेंथ मेजर रीजन जो है वो है महासागरीय धाराएं। ओशनिक करंट्स बेसिकली जो है गर्म और ठंडी दोनों तरह की होती है। सामान्यतः जो गर्म धाराएं हैं वो जाती है उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर। तो जो वार्म करंट्स हैं उनमें वो उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों से जा रही है, इसलिए वहां पे लवणीयता, सैलिनिटी ज्यादा होती है। तो ये हाईली सलाइन वाटर या उच्च लवणीयता वाला जल जब ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाता है तो उस पर्टिकुलर रीजन में भी थोड़ा सा लवणीयता को प्रभावित करता है या बढ़ा देता है। तो जहाँ पे भी ये धाराएं चल रही हैं, ये धाराएं अपने साथ केवल जल को नहीं लेकर जाती, लवणों को भी लेकर जाती हैं। यदि धारा किसी ऐसे क्षेत्र से चल रही है जहाँ लवणीयता ज्यादा है तो वो अपने साथ लवणों को भी लेकर जाएगी। तो इसीलिए महासागरीय धाराएं जो है इंटरमिक्सिंग ऑफ सलिनिटी में हेल्प करती है, मिश्रित करती है विभिन्न लवणों को महासागरीय क्षेत्र में। और महासागर में ये सब जो कारक हैं, जैसे पवनों का इनडायरेक्टली इम्पैक्ट, प्रभाव रहता है धाराओं पर। तो ये कोई भी कारक जो है ये आपस में अलग अलग नहीं है, आपस में जुड़े हुए। अच्छा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो फैक्टर है ये हमने डिस्कस नहीं किया, इसको देख लेते। वायुमंडलीय दाब का भी प्रभाव पड़ता है लवणीयता पर। दाब का कैसे प्रभाव, तो देखिए आपने STHPB के बारे में सुना होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी वाले क्षेत्र में हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, और हाई प्रेशर कंडीशंस जहां होंगी वहां सतह पर वायु का अवतलन होता है, बादल निर्माण नहीं होता, क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लाउड्स नहीं बन रहे, इसका मतलब उस क्षेत्र का अल्बिडो जो है वो कम है, वहां सीधे सूर्य की विकिरणें, सौर विकिरणें जो है वो सतह तक पहुंचती हैं। तो सरफेस वाला जो रीजन है ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि क्लाउड्स तो है नहीं सनरेज को रोकने के लिए, इसलिए ये सरफेस रीजन काफी हाई टेम्परेचर हो जाता है इसका। ज्यादा तापमान होगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण, इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ज्यादा इवेपोरेशन होगा तो क्या बढ़ जाएगी, लवणीयता बढ़ जाएगी। इसीलिए दाब का प्रभाव पड़ता है लवणीयता पर। जहां पे भी उच्च दाब वाली स्थिति है वहां वायुमंडलीय स्थायित्व होता है मोस्टली, और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाले रीजन में क्लाउडलेस स्काई होने की वजह से, मेघ रहित, बादल रहित आकाश होने के कारण तापमान बढ़ता है और उसके साथ साथ वाष्पीकरण और लवणीयता भी बढ़ जाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है सलिनिटी पर, लवणीयता पर। तो ये तो हो गई लवणीयता को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक। महासागरीय जल की जो लवणीयता है उसका वितरण दो आधारों पर देखा जा सकता है, दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो हॉरिजॉन्टल बेसिस पर, हॉरिजॉन्टल जिसको हम कह सकते हैं क्षैतिज वितरण, और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल या इसको लंबवत कह सकते हो। अब देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो महासागरीय जल की लवणीयता विषुवत रेखा से इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब जाते हैं तो सैलिनिटी रिड्यूस होती है, कम होती है, क्योंकि इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन्स में विषुवत रेखीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में स्नो मेल्ट होती है या आइस मेल्ट होती है और बर्फ के पिघलने से फ्रेश वाटर आकर मिक्स होता है ओशनिक वाटर में, इसी वजह से वहां पे लवणीयता सैलिनिटी थोड़ी कम होती है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है, ये है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सो इक्वेटोरियल रीजन जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय क्षेत्र में 35 ग्राम पर 1000 सॉल्ट कंटेंट होता है। उसके अलावा यदि हम देखें 30 डिग्री मतलब STHPB वाला क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ सैलिनिटी ज्यादा होती है। आप 36 to 37 के आसपास देख सकते हो यहाँ सैलिनिटी। फिर उसके बाद 60 डिग्री वाला जो रीजन है यहाँ पे थोड़ी सैलिनिटी कम हो जाती है, लवणीयता कम हो जाती है। अब ये क्यों कम होती है अभी डिस्कस करेंगे। 90 डिग्री वाले रीजन या पोलर रीजन की तरफ जब जाते हैं तो लवणीयता जो है ये कम हो जाती है 34 पर 1000 से भी। तो कुल मिलाकर ये आपको सैलिनिटी का इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल रीजन, देन सब ट्रॉपिकल रीजन, एंड देन मिड लैटिट्यूड्स मध्य अक्षांश, एंड देन पोलर रीजन। सो अगर हम क्षैतिज वितरण की बात करें, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इक्वेटोरियल विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणीयता कम होती है। लवणीयता के आधार पर हम विभिन्न क्षेत्रों को विभाजित करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो इक्वेटोरियल रीजन या इक्वेटोरियल जोन, विषुवत रेखीय क्षेत्र। दूसरा जो है ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय। तीसरा जो है टेम्परेट, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और चौथा है ध्रुवीय, पोलर रीजन। तो यदि हम देखें 4 जोन्स हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहाँ 35 ग्राम पर 1000 सैलिनिटी देखने को मिलती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा लवणीयता कम है। उसके पीछे कारण है इक्वेटोरियल रीजन में होने वाली एक्सेसिव रेन या वर्षा जो भारी मात्रा में होती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, उसकी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। ऑल्दो इवेपोरेशन भी काफी ज्यादा होता है, वाष्पीकरण भी अधिक है, परंतु उसकी तुलना में वर्षा भी काफी अधिक है, तो इसीलिए तुलनात्मक रूप से इतना अधिक लवणीयता नहीं होती है। दूसरा ट्रॉपिकल जोन में अगर देखें, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, यहाँ 36 और 36 से 37 ग्राम पर 1000 के आसपास सैलिनिटी देखने को मिलती है। सो ये 36 से 37 ग्राम के आसपास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, उच्च तापमान है, वाष्पीकरण काफी अधिक हो रहा है और तुलनात्मक रूप से वर्षा इतनी अधिक नहीं है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इंक्लूड हो गए हैं सब ट्रॉपिकल रीजन भी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी। फिर उसके बाद टेम्परेट जोन्स की अगर बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, यहाँ थोड़ी सैलिनिटी रिड्यूस हो जाती है, 34 ग्राम पर 1000 के आसपास सैलिनिटी हो जाती है। और ये सैलिनिटी रिड्यूस इसलिए हुई है क्योंकि टेम्परेट जोन्स में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में टेम्परेचर थोड़ा कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम होता है, तो वाष्पीकरण जो है वो भी कम होगा थोड़ा।
सो टेम्परेचर कम है, इवेपोरेशन वाष्पीकरण भी कम हो रहा है, इसी वजह से लवणीयता सलिनिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो लेस इवेपोरेशन की वजह से, कम वाष्पीकरण के कारण यहाँ लवणीयता थोड़ी कम है। पोलर रीजन जो है वहां पे 34 ग्राम पर 1000 से कम सलिनिटी पाई जाती है। मोस्टली आपको 31 से 33 ग्राम पर 1000 के आसपास देखने को मिलेगी। और ये कम इसलिए हुई है क्योंकि पोलर रीजन में एक तो आइस मेल्ट होती है, बर्फ पिघलती है, दूसरा यहाँ वाष्पीकरण भी कम होता है, इवेपोरेशन भी कम होता है। पोलर रीजन में भी अगर हम देखें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल में कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से सबसे कम लवणीयता देखने को मिलती है दक्षिणी ध्रुव की तुलना में। सो नॉर्थ पोल जो है उसमें सलिनिटी काफी कम होती है, 30 से 31 ग्राम पर 1000 के आसपास सलिनिटी हो जाती है। तो लोवेस्ट सलिनिटी तो आपको नॉर्थ पोल वाले आर्कटिक ओशन वाले रीजन में देखने को मिलेगी, हाईएस्ट सलिनिटी आपको सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो ये हो गया क्षैतिज वितरण। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में ही कुछ मेजर चीजें हम देखेंगे, जैसे कि एवरेज ओशनिक जो सलिनिटी है वो औसत 35 ग्राम प्रति 1000 के आसपास है। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लवणीयता 34 ग्राम पर 1000 है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में 35 ग्राम पर 1000 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्थ पोल वाले रीजन में साउथ पोल या सदर्न हेमिस्फीयर की कंपैरिजन में कम सलिनिटी क्यों है? उसका कारण ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव के आसपास उत्तरी कनाडा वाला भाग है, नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरोप वाला पार्ट है, नॉर्दर्न साइबेरिया वाला पार्ट है, वहां से कई सारी रिवर्स आकर आर्कटिक ओशन वाले रीजन में गिरती है और उन नदियों के कारण इस क्षेत्र का थोड़ी लवणीयता कम हो जाती है। जबकि इन हायर लैटिट्यूड्स पे अगर हम साउथ पोल में देखें तो इतनी ज़्यादा रिवर्स वगैरह नहीं है, इसीलिए नॉर्थ पोल की सलिनिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, साउथ पोल की सलिनिटी ज़्यादा है। अब हाईएस्ट सलिनिटी कहाँ रिकॉर्ड होती है? तो हाईएस्ट सलिनिटी रिकॉर्ड होती है अटलांटिक ओशन में और ये रिकॉर्ड होती है 37 ग्राम पर 1000 के आसपास और ये रिकॉर्ड की जाती है 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, और लॉन्गिट्यूड भी हम यहाँ बता सकते हैं 20 डिग्री से 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। सो 20 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच पश्चिमी देशांतर के बीच जो भी भाग है अटलांटिक महासागर वाला, वहाँ लवणीयता काफी ज्यादा पाई जाती है। विभिन्न महासागरों की अगर हम लवणीयता देखें जो कि क्षैतिज वितरण में ही आती है, इंडियन ओशन की और पैसिफिक ओशन की कंपैरेटिवली सलिनिटी जो है लवणीयता थोड़ी कम है और अटलांटिक ओशन की ज्यादा है। अटलांटिक ओशन में हाईएस्ट तो रिकॉर्ड होती है 37 के आसपास, सरगासो सी के आसपास वाला जो जोन है वहां पे सलिनिटी ज्यादा है उस एरिया में। उसके अलावा अगर एवरेज बेसिस पे देखें अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर में 36 ग्राम पर 1000 के आसपास सलिनिटी है। पैसिफिक और इंडियन ओशन में 35 ग्राम, पैसिफिक इंडियन ओशन इनमें 35 ग्राम पर 1000 के आसपास सलिनिटी देखने को मिलती है। जो भी मोस्टली एनक्लोज्ड सी है या स्थल से घिरे हुए जो सागर हैं, खासतौर पर लोअर लैटिट्यूड्स में, वहाँ जनरली सलिनिटी ज़्यादा होती है क्योंकि वो क्षेत्र स्थल के प्रभाव के कारण उनमें वाष्पीकरण, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसीलिए ऐसे रीजन्स में सलिनिटी लवणीयता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे रेड सी, लाल सागर वाला क्षेत्र, भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन, उन सब रीजन्स में सलिनिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कैस्पियन सी जो है उसमें काफी विचित्र सी चीज देखने को मिलती है। कैस्पियन सागर का जो भाग है, एक तो है उसका उत्तरी भाग नॉर्दर्न पार्ट और एक उसका सदर्न पार्ट। तो कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में कई नदियां आकर इसमें गिरती हैं, जैसे वोल्गा नदी, यूराल नदी,
इस तरह की नदियों के आकर गिरने के कारण कैस्पियन सागर का जो उत्तरी भाग है उसकी लवणीयता थोड़ी कम पाई जाती है, जबकि दक्षिणी भाग की लवणीयता ज्यादा है। उत्तरी भाग की लगभग 14 ग्राम पर 1000 के आसपास, दक्षिणी भाग में कोई नदी आकर नहीं गिर रही है और कैस्पियन सागर में जल के बाहर की ओर प्रवाहित होने का कोई भी मार्ग नहीं है, आउटलेट नहीं है। किसी सागर में अगर आउटलेट नहीं होता या जल के बाहर निकास की कोई सुविधा नहीं होती है तो उस स्थिति में समय के साथ धीरे धीरे नदियां जो लवण ला रही है वो इसमें एकत्रित हो जाते हैं, इसीलिए सैलिनिटी बढ़ती जाती है। तो दक्षिणी भाग जो है कैस्पियन सी का, उसकी 170 ग्राम पर 1000 के आसपास सैलिनिटी चले पहुंच जाती है। तो नदन पार्ट कैस्पियन सी का कम सलाइन है, लेस सलाइन, और सदर्न पार्ट जो है दक्षिणी भाग उसमें लवणीयता थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। लेक वान गोल या लेक वान जो तुर्की में है, तुर्की में स्थित इस झील की लवणीयता बहुत अधिक पाई जाती है, 330 ग्राम प्रति हजार। इवन मृत सागर जो है इजराइल के आसपास, इजराइल के बॉर्डर के पास, उस मृत सागर डेड सी वाले रीजन में भी काफी ज्यादा सैलिनिटी हाई पाई जाती है। लवणीयता अधिक होती है तो महासागरीय जल का घनत्व, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। डेंसिटी ज्यादा होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी तो बायोन्सी फोर्स जो है, उत्प्लावन बल जो तैरने के लिए आवश्यक होता है वो भी काफी ज्यादा लगता है। इसी वजह से डेड सी वाले रीजन में आसानी से तैरा जा सकता है। तो इसलिए लवणीयता के कई सारी चीजों पर प्रभाव पड़ते हैं। अब लंबवत वितरण जो है महासागरीय लवणता का, उसको देख लेते हैं। लंबवत वितरण दर्शाने के लिए इस डायग्राम के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। यदि आप इस रेखा को देखें तो ये है निम्न अक्षांशों के लिए। निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में ऊपर वाला जो स्तर होता है, जो सरफेस वाटर वाला लेवल है, यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा होती है और लवणीयता ज्यादा होने का कारण है यहाँ वाष्पीकरण ज्यादा होता है और इसीलिए गहराई के साथ निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में लवणीयता कम होते हुए नजर आती है और उसके बाद हेलोक्लाइन वाले क्षेत्र के बाद ये ऑलमोस्ट स्थिर हो जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन जो है, वहां लवणीयता ऊपरी भाग की तुलनात्मक रूप से निम्न अक्षांशों, ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ विषुवत रेखीय क्षेत्रों में बारिश होती है। वर्षा के कारण जब ये लवणीयता कम होती है तो गहराई के साथ लवणीयता कुछ समय के लिए बढ़ती है, उसके बाद आंतरिक भाग में आने पर लवणीयता कम होने लगती है, गहराई के साथ हेलोक्लाइन वाले क्षेत्र में वापस कम होने लगती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में पहले सैलिनिटी बढ़ेगी, फिर रिड्यूस होगी, फिर कम होगी। मिड लैटिट्यूड्स जो होते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, वहां सतह से लेकर कुछ गहराई तक लवणीयता बढ़ती है और सतह पर लवणीयता कम इसलिए होती है क्योंकि इवेपोरेशन वहां कम होता है। इसीलिए सरफेस से जब हम डेप्थ में, गहराई में जाते हैं तो 200 फैथम जो है वहां तक तो लवणीयता बढ़ती है, उसके बाद 35 ग्राम प्रति हजार के आसपास आके स्थिर हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है। हायर लैटिट्यूड्स या पोलर रीजन में अगर हम देखें, ऊपर सतही जल की लवणीयता कम होती है क्योंकि वहां बर्फ भी पिघल कर आती है और जल में मिश्रित होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे इवेपोरेशन, वाष्पीकरण भी कम होता है पोलर रीजन में। इसीलिए सतह के जल के लवणीयता कम होने के कारण गहराई के साथ लवणीयता बढ़ती है, हेलोक्लाइन वाले क्षेत्र में बढ़ती है, उसके बाद ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ओशनिक वाटर की जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35 ग्राम पर 1000 के आसपास है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम देखते हैं लंबवत वितरण, तो इसमें 3 परतें देखने को मिलती है, ऊपरी परत, हेलोक्लाइन वाली परत और निचली परत। ऊपरी परत में लवणीयता की स्थिति सब स्थानों पर अलग अलग होती है, निम्न अक्षांशों में, लोअर लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, मिड लैटिट्यूड्स और हायर लैटिट्यूड्स, उच्च अक्षांशों में। हेलोक्लाइन वाले क्षेत्र में या तो तीव्र गति से लवणीयता कम होती है या तीव्र गति से लवणीयता बढ़ती है। बट गहरे महासागरीय क्षेत्र में, जिसमें ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम ऑफ ओशनिक वाटर है, इस पर्टिकुलर एरिया में स्टेबलाइज हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है लवणीयता की स्थिति। तो लंबवत वितरण दर्शाते समय हम विभिन्न जोन्स में, क्षेत्रों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर देखें इक्वेटोरियल रीजन के ओशनिक वाटर को विषुवत रेखीय क्षेत्र में, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में अपर लेयर में सैलिनिटी पहले सैलिनिटी अंदर की तरफ जाने पर बढ़ेगी क्योंकि ऊपर वर्षा के जल के कारण लवणीयता कम है, तो अपर लेयर में सैलिनिटी जो है गहराई के साथ बढ़ती है। फिर निचली परत में, डीपर लेयर्स में जैसे जाते हैं, वापस सैलिनिटी थोड़ा सा बढ़ेगी,
थोड़ा सा कम होगी और नीचे जाने पर धीरे धीरे सैलिनिटी कम होके और 35 ग्राम पर 1000 के आसपास चली जाती है। तो ऊपर सतह पर लवणीयता कम, आंतरिक भाग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर लवणीयता बढ़ी, फिर वापस से कम होना शुरू हो गई। लोअर लैटिट्यूड्स में क्या है, निम्न अक्षांशों में सतह से लेकर आंतरिक भाग तक गहराई के साथ लवणीयता कम ही होती है, रैपिडली डिक्रीज हो रही है और 35 के आसपास। मिड लैटिट्यूड्स जो है मध्य अक्षांश में ऊपरी सतह का जो लवणीयता है वो कम है, इसीलिए पहले तो गहराई के साथ, डेप्थ के साथ सैलिनिटी जो है वो बढ़ती है, उसके बाद स्टेबलाइज हो जाती है और स्थिर होकर 35 के आसपास रह जाती है। और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में भी, हायर लैटिट्यूड्स में मतलब पोलर रीजन वाले क्षेत्र में भी यही देखने को मिलता है कि गहराई के साथ लवणीयता जो है ये बढ़ेगी। मध्य अक्षांशों में खास बात यह है कि मिड लैटिट्यूड्स में जो गहराई के साथ सैलिनिटी बढ़ रही है ये केवल 200 फैदम गहराई तक बढ़ रही है। 200 फैदम का मतलब क्या हुआ, 200 फैदम का मतलब है 365 मीटर के आसपास तक गहराई तक लवणीयता बढ़ती है, उसके बाद सैलिनिटी जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो जाती है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ओशनिक वाटर का, सैलिनिटी का, वो इस तरह से दर्शाया जाता है। 4 प्रमुख क्षेत्र हैं और 3 प्रमुख परतें हैं। हेलोक्लाइन जो है ये लवण प्रवणता वाली परत है, जैसे हमने टेम्परेचर में देखा था थर्मोक्लाइन, वैसे ही ये हेलोक्लाइन है, वो ताप प्रवणता थी, ये लवण प्रवणता है। तो इस तरह से ये डायग्राम के थ्रू हम दर्शा सकते हैं। अब लवणीयता जो है उसी पर डिपेंड करती है घनत्व, डेंसिटी। सो डेंसिटी जो ओशनिक वाटर का एक और फिजिकल एट्रीब्यूट है, उसको डिस्कस करेंगे। एक और भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। अब घनत्व, डेंसिटी जो है ओशनिक वाटर की, घनत्व होता क्या है, किसे कहते हैं, तो किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी भी सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही डेंसिटी है। घनत्व, महासागरीय जल के घनत्व की बात हो रही है। प्रति इकाई जो आयतन है उसमें कितना द्रव्यमान है, वही महासागरीय जल का घनत्व होता है। घनत्व को दर्शाया जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बेसिस पर। डेंसिटी का भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम दोनों देखेंगे। उससे पहले डेंसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें, अगर हम फ्रेश वाटर की या बिल्कुल जो शुद्ध जल होता है उसकी डेंसिटी देखें तो उसकी हाईएस्ट डेंसिटी, फ्रेश वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व मीठे जल का या फ्रेश जल का जो देखने को मिलता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो हमें देखने को मिलता है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सबसे ज्यादा घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलता है फ्रेश वाटर का। सलाइन वाटर का, लवणीय जल की सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है, हाईएस्ट डेंसिटी, वो लगभग हमें देखने को मिलेगी -1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और वो होती है 1.028 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओशनिक वाटर जो है उसकी हाईएस्ट डेंसिटी, सर्वाधिक घनत्व जो है वो इतने डिग्री टेम्परेचर पर देखने को मिलता है, और इतना होता है हाईएस्ट डेंसिटी ओशनिक वाटर का। अब डेंसिटी का मेजर सोर्स क्या है या क्या फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो कि घनत्व को प्रभावित करते हैं, डेंसिटी को के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। कारक में मेजर जो सोर्सेज है जिनकी वजह से डेंसिटी बढ़ती है वो है एक तो टेम्परेचर मतलब तापमान, दूसरा प्रमुख है सैलिनिटी, लवणीयता, और तीसरा बहुत माइनर सा फैक्टर है जो कि है प्रेशर, वाटर का प्रेशर, दाब। इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का और सैलिनिटी का डेंसिटी के ऊपर क्या प्रभाव है और किस तरह का संबंध है तापमान का और लवणीयता का, वो देखिए। तापमान जब बढ़ता है तो होता है थर्मल एक्सपेंशन। तापमान बढ़ने पर पानी खुलता है, बढ़ता है, और इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि पानी का थर्मल एक्सपेंशन होता है या विस्तार होता है। और तापमान कम होने पर
घनत्व जो है डेंसिटी वो बढ़ जाती है क्योंकि वाटर श्रिंक हो जाता है। तो इसीलिए तापमान बढ़ने पर घनत्व कम होगा और तापमान कम होने पर घनत्व बढ़ेगा, दोनों का विपरीत संबंध है। लवणीयता की अगर बात करें तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है डेंसिटी से। सलिनिटी बढ़ती है तो इसका मतलब जल में लवणों की या विभिन्न पदार्थों की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब द्रव्यमान जो है जल का वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए सलिनिटी अगर ज्यादा होती है तो उस जल का घनत्व डेंसिटी भी ज्यादा होती है, और अगर सलिनिटी कम होती है तो उस जल की डेंसिटी भी कम होती है। तो घनत्व और लवणीयता का सीधा संबंध है। लवणीयता और तापमान दोनों बहुत बड़े स्तर पर महासागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करते हैं। लोअर लैटिट्यूड्स जो है निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में तापमान ज्यादा प्रभावी होता है। टेम्परेचर लोअर लैटिट्यूड्स में ज्यादा इफेक्टिव होता है डेंसिटी को डिसाइड करने के मैटर में, और इसी वजह से इससे पहले जो अभी हमने लवणीयता की बात की थी, आपने देखा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल रीजन या स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक लवणीयता है ऊपरी स्तर पे या ऊपरी जल की वाली परत में, और गहराई में जाने पर सलिनिटी लवणीयता कम होती है। तो अधिक लवण जल किस तरह से कम लवण जल के ऊपर है, कम लवणीय जल के ऊपर है। हाईली सलाइन वाटर जो है जनरली लोअर सलाइन वाटर के ऊपर नहीं स्टैंड कर सकता क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है हाईली सलाइन वाटर की, बट यहाँ पे तापमान ज्यादा प्रभावी हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भले ही ऊपरी जो स्तर है जल की उसकी लवणीयता ज्यादा हो, पर उसका तापमान भी कहीं ज्यादा होता है, और तापमान अधिक होने के कारण उसकी लवणीयता अधिक होने के बावजूद उसकी डेंसिटी जो है ऊपर वाले वाटर की वो थोड़ी कम होती है। इसीलिए अधिक लवणीय जो परत है वो कम लवणीय परत के ऊपर हमें देखने को मिलती है निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में। तो लोअर लैटिट्यूड्स में तापमान ज्यादा प्रभावी है, और हायर लैटिट्यूड्स में जनरली सलिनिटी लवणीयता ज्यादा प्रभावी होती है। अब ये जो लास्ट सबसे माइनर सा फैक्टर है जिसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है वो है दाब, महासागरीय जल का दाब। तो दाब से कैसे लवणीयता बढ़ती है? देखिए, महासागरीय क्षेत्र में जो इतना सारा जल है वो नीचे वाले जल के ऊपर दाब लगाता है, और इस कंप्रेशनल फोर्स की वजह से संपीड़न बल के कारण कई बार निचले भागों का घनत्व जो है डेंसिटी वो बढ़ जाती है। बट ये खुले महासागरों में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है ट्रेंचेस में या गर्तों में। अब गर्तों में कैसे, जैसे महासागर का ये सतह वाला मैदान वाला भाग है, ये ट्रेंच है गर्त। अब जो गर्त वाला भाग है इसमें पानी भरा हुआ है और नीचे जो है ये काफी सकड़ा क्षेत्र है, तो इतने सारे जल का दाब यहाँ निचले क्षेत्र में लगता है जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो दाब का प्रभाव घनत्व पर कुछ एक महासागरीय क्षेत्रों में पड़ता है, अदरवाइज मुख्यतः महासागरीय जल के घनत्व पर प्रभाव होता है तापमान और लवणीयता का। अब घनत्व में ये हम बेसिक चीजें तो देख चुके हैं। अब घनत्व का भी वितरण जो देखा जाता है वो दो तरह से देखा जाता है, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें क्षैतिज रूप से तो सिंपल सा है, इक्वेटर से विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाती है। इक्वेटर या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान अधिक होने के कारण घनत्व जो है वो कम होता है, तो डेंसिटी यहाँ कम होती है। पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में घनत्व अधिक पाया जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में घनत्व कम पाया जाता है। ये तो हुई क्षैतिज वितरण की बात, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब डेंसिटी का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लंबवत वितरण। सो घनत्व का लंबवत वितरण कुछ इस तरह से दर्शाया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने बाकी थर्मल और वो बताया है उसी तरह से हम इसको भी दर्शा सकते हैं। 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर एंड देन 4500 मीटर। सो इसमें लवणीयता को दर्शाने के लिए 28 1.027 और ये जो है 027 और ये सब क्या है, ये घनत्व है महासागरीय जल का। और घनत्व में
ये एक ऐसी परत है जिसमें घनत्व में काफी ज्यादा परिवर्तन होता है, इसे बोलते हैं पाइक्नोक्लाइन लेयर। और इसके ऊपर है, ऊपर वाली लेयर जो है ये अपर लेयर है, ऊपरी परत। इसके नीचे वाली जो लेयर है ये लोअर लेयर है। तो अपर और लोअर लेयर के बीच में जो पाइक्नोक्लाइन लेयर है, इसमें डेंसिटी में रैपिडली ग्रेजुअली चेंज आते हैं। तो अब किस तरह से चेंज आते हैं, यदि हम देखें कि सतही जो भाग है वहाँ की लवणीयता कम है, धीरे धीरे जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं, लवणीयता क्या, घनत्व, जैसे जैसे आंतरिक भाग में जाते हैं घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है और फिर 1.028 ग्राम प्रति हजार पर आकर लगभग स्थिर हो जाता है। तो महासागरीय क्षेत्र में घनत्व की स्थिति अगर देखें तो हमेशा ऊपरी परत का घनत्व कम होता है और निचली परत जो है उसका घनत्व ज्यादा होता है। सो सबसे सघन, सबसे ज्यादा घनत्व वाली, सबसे ठंडी परत महासागर की सबसे नीचे पाई जाती है। पाइक्नोक्लाइन लेयर जो है इसमें मेनली ये जो घनत्व है ये काफी तेजी से बढ़ता है और ऊपरी भाग में सामान्यतः घनत्व कम होता है। अपर लेयर जो है इसमें ओशनिक वाटर का वॉल्यूम का 2% ही होता है केवल। उसके बाद पाइक्नोक्लाइन लेयर में 18% के आसपास और अधिकतम 80% जो महासागरीय जल का आयतन है, वॉल्यूम, वो आपको मोस्टली इस लोअर लेयर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से घनत्व में सिंपल सा है, सतह से जब आप गहराई में जाएंगे तो धीरे धीरे जो घनत्व है वो बढ़ेगा और सघन, ठंडी और अधिक घनत्व वाली जो परत है वो सबसे नीचे देखने को मिलती है। इस तरह से हमने महासागर के जल के 3 भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी, या फिर तापमान, लवणीयता और घनत्व, तीनों आपस में रिलेटेड है, संबंधित है। और नेक्स्ट क्लास में हम आगे कई चीजें जो हैं ओशनिक वाटर के बारे में वो पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।